नमस्कार, मैं डॉक्टर अभय दास आप लोग के सामने बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स जो फोर्थ सेमेस्टर में है उनके लिए सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2। उसी सब्जेक्ट का यानी उस पेपर कोड है 402 और उसी का यूनिट 5 यूनिट से एक टॉपिक लेकर आए हैं, रोल ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज इन प्रोवाइडिंग करिकुलम एंड पेडागोजी सपोर्ट्स टू टीचर्स विद इन स्कूल्स। पाठ्यक्रम प्रदान करने एवं विद्यालयों के विभिन्न स्तरों पर विषयक अध्यापकों की सहायता में बाहरी यानी बाह्य संस्थाओं की भूमिका रोल। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम इसके बारे में थोड़ा सा इन ब्रीफ संक्षिप्त परिचय देंगे, इंट्रोडक्शन। इसमें जो है पहला बात याद रखिएगा, त्रिपदीय प्रक्रिया अर्थात शिक्षा प्रदान करने, कौशलों का विकास करने तथा समुचित अभिरुचियों, अभिवृत्तियों, मूल्यों का प्रतिपादन करने की एक त्रिपदीय प्रक्रिया है। हमारे स्कूल्स का जो रिलेशन है उस शिक्षा प्रक्रिया के प्रथम पद अर्थात ज्ञान प्रदान करने तक ही सीमित है तथा यह वर्क भी सैटिस्फाइड ढंग से संपन्न नहीं किया जा रहा है। इंडियन स्कूल्स का जो करिकुलम है वो बुकिश लैंग्वेज पर ही डिपेंड करता है तथा इसमें प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ एवं एक्सपीरियंसेस को कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम का निर्माण एग्जामिनेशन की दृष्टि से किया जाता है। चूँकि भारतीय विद्यालय पाठ्यक्रम में कौशलों के विकास तथा उचित अभिरुचियों, अभिवृत्तियों एवं मूल्यों के प्रतिपादन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है, अतः यह आधुनिक ज्ञान एवं आवश्यकताओं जो नीड्स है उनकी पूर्ति करने में सफल नहीं हो सका है। विभिन्न विकसित देशों में पाठ्यक्रम विकास पर जितना अधिक कार्य किया जा रहा है उसकी तुलना में हमारे देश में इस ओर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है, बहुत कम अटेंशन दिया जा रहा है। अतः भारतीय यानी इंडियन स्कूल पाठ्यक्रम यानी करिकुलम को विकसित करने, उसे उन्नत यानी डेवलपमेंट करने तथा उसमें उपयुक्त उसमें जो उपयुक्त जो है सुधार करने की नितांत आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रारंभ में विद्यालयों की स्थापना धार्मिक संस्थाओं, धार्मिक संगठनों तथा धर्माचार्यों द्वारा की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य धर्म प्रचारक तैयार करना होता था। ऐसे विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम का डिटर्मिनेशन भी उसके संस्थापक ही करते थे। बाद में जो है स्कूल्स का जो स्कोप है उसका विस्तार जैसे जैसे होता गया, समाज के विभिन्न वर्गों के छात्र उसमें आने प्रारंभ हुए। अतः उन समस्त वर्गों की इंटरेस्ट विद्यालय कार्यकलापों में बढ़ने लगी। धीरे धीरे धार्मिक नेताओं, शिक्षकों यानी टीचर्स के अतिरिक्त अन्य विचारक, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के विशिष्ट व्यक्ति, राजनीतिज्ञ और मनोवैज्ञानिक आदि भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ने लगे और तथा शैक्षिक कार्यक्रमों के बारे में व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से अपने थॉट्स, अपनी रिएक्शंस, अपने सजेशंस, सुझाव प्रस्तुत करने लगे। इस प्रकार संगठित प्रयास भी किए जाने लगे, जिससे अनेक प्रेशर ग्रुप्स का भी उदय हुआ यानी दबाव समूह का भी उदय हुआ। अतः विद्यालयों में क्या पढ़ाया जाए, इस बात में रुचि रखने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रही, किंतु
पाठ्यक्रम निर्माण में इनकी प्रत्यक्ष भागीदारी की बात 19वीं शताब्दी के अंत तक विचार में भी नहीं आई थी तथा यह कार्य एक्सपीरियंस्ड शिक्षाविदों तक ही सीमित था। फ्रेंड्स, जो टॉपिक जो फोर्थ सेमिस्टर का बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2 का जो यूनिट 5 में जो टॉपिक है, वो जो रोल ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज प्रोवाइडिंग करिकुलम एंड पेडागोगिक सपोर्ट्स, इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। फ्रेंड्स, इसको हम कई भागों में डिवाइड किए हैं। जैसे पहला हम देखेंगे वो है राष्ट्रीय स्तर, नेशनल लेवल। नेशनल लेवल में हम यह बात करेंगे कि हमारे जो देश में स्कूली शिक्षा का जो क्वालिटी है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वो उत्तरदायित्व है। लेकिन इसके लिए विभिन्न प्रकार के एजेंसीज विभिन्न स्तरों पर एक सर्टेन ऑटोनमस बॉडी स्थापित करके यह काम भारत सरकार को सहायता पहुंचाने हेतु, लागू करवाने हेतु यह किया गया। अर्थात दूसरे शब्दों में, सरकार को मदद करने के लिए, सरकार का पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करने के लिए, और भारत सरकार में कुछ जो है सर्टेन ऑटोनमस बॉडी स्थापित किया गया ताकि वो विभिन्न स्तरों पर सरकार को मदद कर सके और सरकार इसके लिए उत्तरदायी बन सके कि उनके एक दायित्व बने कि वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्कूलों को प्रदान करे। इतना ही नहीं, हम इस बात को और क्लैरिफाई करेंगे कि दूसरा एक टॉपिक लेकर आते हैं। जैसे कि आप सभी परिचित हैं NCERT, इसका पूरा नाम है, इसका स्टैंड्स फॉर नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT जो है एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है और वो भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित किया गया। इस ऑटोनमस संगठन का मेन रोल जो है ये सुझाव प्रदान करना है, सरकार को मदद पहुंचाना है, खास करके शिक्षा संबंधी नीति तैयार करना, उनको लागू करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करके स्कूली स्तर पर शैक्षणिक गुणवत्तापूर्ण एक माहौल तैयार करना और टीचर को भी तैयारी में मदद पहुंचाना। यही NCERT का यही काम है। NCERT का और भी कोई बहुत सारा काम है, ये आप जानते ही है, लेकिन हम इसके बहुत सारे कामों में से कुछ कामों को हम ब्रीफ वे में हम आपको बताना चाहेंगे। NCERT जो है स्कूली शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। पहला मुख्य जो काम है उसको हम बताएंगे, और पहला मुख्य काम है वह है रिसर्च, दूसरा है डेवलपमेंट, तीसरा है ट्रेनिंग, चौथा है एक्सटेंशन, पांचवा है पब्लिकेशन, छठा है एजुकेशनल सर्वे और सातवां है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स। पहला क्या बोले शोध, दूसरा क्या बोले विकास, तीसरा क्या बोले शिक्षण, चौथा क्या बोले विस्तार, पांचवा क्या बोले मुद्रण, छठा क्या बोले शैक्षणिक सर्वेक्षण और सातवां क्या बोले लागू करना। कम से कम विभिन्न प्रकार के जो ये सारे जो क्रियाकलाप है ये स्कूली शिक्षा के लिए ही प्रदान किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा तो आपको बहुत सारा बात समझ में आएंगे। लेकिन एक और जो है एक्सटर्नल एजेंसीज के तौर में नेशनल लेवल पर हम लोग देख लिए, दूसरा NCERT भी देख लिए, तीसरा हम देखेंगे CIET यानी इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। क्या बोले हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। यह एक अंगीभूत इकाई है NCERT का, और यह जो है 1984 में हमारे जो है सम्मुख ये प्रस्तुत हुआ है, और ये मर्जर सेंटर के लिए है, वो है CET सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और ये DTA, ये दोनों को मिलाकर मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एड्स, दोनों को मिला करके ये
आपका CIET देखने को मिला है। कौन दोनों को मिला करके? सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CET एंड डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एड्स DTA। यह प्रीमियर नेशनल इंस्टीट्यूट है और शैक्षणिक तकनीकी के लिए, और इनका मेन जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है शैक्षणिक जो तकनीकी है, जैसे रेडियो हो गया, शैक्षणिक तकनीकी में फिल्म्स आ गया, सैटेलाइट हो गया, संचार कम्युनिकेशन हो गया, साइबर मीडिया हो गया, ये सारे चीज़ ये देखने को मिलते हैं। अर्थात सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी CIET, a constituent unit of NCERT, came into existence in the year 1984 with the merger of Center for Educational Technology CET and Department of Teaching Aids DTA। CIET is a premier मेजर जो है इंस्टीट्यूट है, और ये जो है आपका जो है मेन एम जो है ये प्रमोट करता है आपका एजुकेशनल तकनीकी को, जैसे रेडियो, फिल्म्स, सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन एंड साइबर मीडिया। और इसको आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि कुछ इसमें और भी हम आगे देखेंगे, और वो है CBSE। जी हाँ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है CBSE बोर्ड से पास आउट है। जी हाँ, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग जानते होंगे। CBSE बोर्ड का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जी हाँ, ये जो सेंट्रल बोर्ड है CBSE बोर्ड जो है, इसकी स्थापना 1929 को हुई, और ये जो है मानव संसाधन जो है विकास विभाग द्वारा MHRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा इसका जो है इसी के अंडर में ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करते हैं। यह जो बॉडी है जो है CBSE बॉडी जो है सेल्फ फाइनेंसिंग बॉडी है। इसका काम है विभिन्न प्रकार के जो रीजनल ऑफिसेस है उसको सेटअप करना भारत के देश के विभिन्न हिस्सों में, और इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में आपका इसका हेड ऑफिस देखने को मिलता है। देखिएगा CBSE का मेन जो फोकस है उसको हम वन बाय वन हम आपको चर्चा करेंगे। पहला है एफिलिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। जी हाँ, दूसरा है द लेइंग डाउन ऑफ कंडीशंस ऑफ एग्जामिनेशन। तीसरा है कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ क्लास 10th and 12th। नेक्स्ट है ग्रांट ऑफ क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट्स टू सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ द एफिलिएटेड स्कूल्स। जी हाँ, नेक्स्ट है द कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर एडमिशन इनटू मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस। जी हाँ, नेक्स्ट है रिव्यू एंड अपडेटिंग ऑफ द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑफ एग्जामिनेशंस एंड फुलफिलमेंट ऑफ एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज पेरेंट्स आर एम्प्लॉयड इन ट्रांसफरेबल जॉब। जी हाँ, थोड़ा सा हिंदी में इसको ब्रीफ में देख लेते हैं। पहला काम है जो है विभिन्न प्रकार के संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं की शर्तें को धरातल पर उतारना। 10th और 12th स्तर के एग्जामिनेशन को पब्लिक स्तर पर कंडक्ट करवाना। बहुत सारे एफिलिएटेड स्कूल को जो एग्ज़ाम लिए हैं उनको सर्टिफिकेट्स प्रदान करना, ग्रांट करना, और बहुत सारे जो प्रोफेशनल कोर्स है उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग, इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रोवाइड करवाना, और बहुत सारे जो रिव्यू और अपडेट करना, कोर्स का इंस्ट्रक्शन प्रदान करना, निर्देश प्रदान करना, एग्जामिनेशन का द्वारा जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का ट्रांसफरल जॉब है उनको भी मदद पहुंचाते हैं, क्योंकि CBSE बोर्ड का विभिन्न प्रकार के ब्रांचेस देश के विभिन्न हिस्सों पर है, तो उनको अपने बच्चों के एडमिशन में मदद पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक और जो एक्सटर्नल एजेंसी है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। जी हाँ, इसका काम है डेवलपिंग स्ट्रेटेजी प्लान्स फॉर प्रोमोटिंग एंड अप स्केलिंग द ओपन स्कूलिंग प्रोग्राम इन इंडिया। जी हाँ, टू प्रोवाइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया फॉर सेटिंग अप स्टेट ओपन स्कूल SOS, to develop multimedia and multi-channel delivery modes for effective transaction of coursework, to support course and programs, to conduct examination, issue certificates to successful learners, to establish a database on open schooling। जी हाँ, थोड़ा सा हिंदी में ब्रीफ में देख लेते हैं। पहला है जो रणनीति विकास करना, भारत वर्ष के विभिन्न स्कूलिंग जो ओपन स्कूलिंग है उनको प्रमोट करना। नेक्स्ट है फिनेंशियल सपोर्ट करना, राज्य सरकार के भारत में जो राज्य सरकार के अधीन जो तकनीकी स्तर के जो सेटअप है उनको मदद पहुंचाना। और तीसरा है
मल्टीमीडिया और मल्टी चैनल डिलीवरी मोड में इफेक्टिव ट्रांजैक्शन करना, कोर्सवेयर प्रदान करना, सपोर्टिव कोर्सेज प्रदान करना, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन या सर्टिफिकेट्स इशू करना, और इस प्रकार का जो है डेटाबेस ओपन स्कूलिंग के लिए प्रोवाइड करना, ताकि इसके जरिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसको मदद पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, और है उसके बाद राज्य स्तर पर भी बहुत सारे जो है एक्सटर्नल एजेंसी मदद करते हैं कि राज्य सरकार के पॉलिसीज़ को तैयार करना, इसको जो है स्कूली शिक्षा के जो नियम है, नीति है, उसको धरातल पर उसको उतारना, ये सारे जो चीज़ है वो आपको देखने को मिलेंगे। यही सब है फ्रेंड्स, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है, और इसको शेयर भी कीजिए। और जो स्टूडेंट्स मेरे पहले से सब्सक्राइब्ड है, और तो इसको अगर कोई भी तरह का आपको कमेंट्स है तो आप कमेंट इसमें लिखिए, लाइक्स कीजिए, और फ्रेंड्स ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।